नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट परीक्षा 2025 के लिए पेपर 2 एसएसटी एनसीईआरटी इतिहास के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इस प्रकार से इस टॉपिक से बार बार आया करते हैं। तो यह टॉपिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख ही लिए होंगे, क्योंकि बार बार इस टॉपिक से आया करता है। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे मुगल कौन थे। हु वाज मुगल। तो मुगल कौन थे, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लो। थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? आपने यहाँ पर समझा जो वे मुगल थे ना, दो महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से चंगेज खां से थे, माता की ओर से चंगेज खां से संबंधित थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। ध्यान से आप लोग सुनना और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो मुगल थे ना, दो महान वंशों के वंशज थे। पहला वंश इनकी माता की ओर से था, उस वंश का नाम क्या है? चंगेज खां संबंधित था। पिता की ओर से तैमूर संबंधित था या तैमूर वंश से संबंधित था, जो कि तुर्की इराक से रिलेटेड था। इतनी जानकारी कंफर्म हो चुकी होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मुगल थे ये अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उसका कारण ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। ठीक है ना? तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई सामने। वो मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो चंगेज खां था, चंगेज खां किस ओर से था? ये चंगेज खां था माता की ओर से। माता की ओर से था चंगेज, क्योंकि चंगेज एक कट्टर, बहुत बड़ा भयानक नरसंहार वाला व्यक्ति कह सकते हो। इसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए इसकी एक ऐसी छवि बन गई थी कि ये हत्यारा है। तो इसलिए ये कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां एक बड़ा हत्यारा था, नरसंहार वाला व्यक्ति था। आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते हैं। तैमूर का मतलब पिता की ओर से। तैमूर का मतलब क्या हुआ? पिता की ओर से। और चंगेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? माता की ओर से। तो दो जो मुगल थे ये किसको ज्यादा गर्व से मानते थे? तो पिता की ओर से मानते थे तैमूर के वंशज होने का। क्यों मानते थे? इसका भी कारण है, क्योंकि उनके महान पूर्वज 1398 पर दिल्ली में कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इन लोगों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, इसलिए ये लोग पिता को महान मानने लगे और पिता के वंश का पालन करने लगे, माता के वंश का पालन नहीं करने लगे। तो यह छोटी सी जानकारी आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई होगी। ठीक है ना? तो उसके बाद आ जाते हैं आगे। ठीक है ना? तो यह एक चित्र दिखाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। अब देखो यहाँ पर मुगल सैन्य अभियान। जो मुगल थे ना, ये सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व किया करते थे। जैसे प्रथम मुगल शासक बाबर कब आया था? 1526 से 1530 तक। ठीक है ना? 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने? बाबर ने। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब बाबर 12 साल का था तो वह परगना का उत्तराधिकारी 1494 में बन गया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जा कब कर लिया? 1504 में कर लिया। परगना का उत्तराधिकार कब बना? 1494 में बना। उसके बाद उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। 1526 वाली तिथि आपको पता होगी, जिसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, 1526 में। ठीक है ना? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया था। इतना तो आप सभी को पता ही होगा।
जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, इसी युद्ध में यानी कि 16वीं शताब्दी में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, इसी युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो तोप थे, गोला बारूद था, है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? वो 1526 में किया गया था, पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो चित्र में दिखाया गया है गोला बारूद का प्रयोग करते हुए ये मुगलिया लोग हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी रहती है आप सभी लोगों के लिए, वो यहाँ पर रहती है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। मुगल की जो परंपराएं थी उत्तराधिकार की, तो यहाँ पर एक सहदायाद प्रथा चला करती थी। सहदायाद का मतलब होता था जितने भी पुत्र होंगे ना, जितने भी शासक के पुत्र होंगे, समस्त पुत्रों के बीच संपत्ति का विभाजन बराबर कर दिया जाएगा। समस्त पुत्रों के बीच में विभाजन किया जाएगा, है ना। जो कुछ भी जायदाद या संपत्ति होगी उसका विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाएगा। यही आपकी सहदायाद प्रथा थी। ये ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र ही मालिक बनेगा, वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पर आप लोग समझो, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ये विश्वास ही नहीं करते थे ज्येष्ठाधिकार में। फिर ये विश्वास किसमें करते थे? सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है ना, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ना एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने लगे होंगे, जिनको आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा। तो सहदायाद प्रथा क्या है? इसमें इसका मतलब है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कर दिया जाएगा, है ना। किसमें किया जाएगा दोस्तों? सहदायाद प्रथा में। उत्तराधिकार की मुगल जो परंपरा थी उसमें समस्त पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कर दिया जाता था। पुत्रियों का लेन देन इसमें कुछ भी नहीं था, ना ही ज्येष्ठाधिकार का नियम चलता था, ना ही पसंदीदा पुत्र को दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं था, समस्त पुत्रों के बीच में विभाजन कर दिया जाता था। पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? आपकी सहदायाद का नियम, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता था। आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद और क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, कारण उत्तराधिकार में वे सहदायाद की प्रथा को अपनाते थे। तो ठीक है ना, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। सही दिया गया है, विश्वास ही नहीं करते थे, सहदायाद को अपनाते थे, सही दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए आपसे कहूँगा ना, आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल करना, मैं आपसे खुद बात करूँगा, है ना। या आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, एसएसटी के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं नोट्स की बात कर लूँ, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, तीनों क्लास का मिलेगा, क्लास 6, 7, 8 का। उसी के साथ आपको एसएसटी पेडागोजी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? एसएसटी पेडागोजी भी आपको कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ी नहीं है। कंटेंट आपको दिखा दूँ, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है वो सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। माता की ओर से वे चंगेज़ खां से थे, पिता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। इतना मैंने आपको समझाया। उसके बाद मुगल सैन्य अभियान बाबर के बारे में बताया था, और सहदायाद प्रथा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में आपको बताया। वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उसको भी मैंने नोट्स में समाहित किया है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके बाद एक दो महत्वपूर्ण और जानकारी है, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ लेना। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। देखो क्या हुआ, एक मिनट। राजपूत यानी कि जो राजस्थान के जो शासक थे, उस दौरान राजस्थान के जो शासक थे उनकी शादियाँ मुगलों से हुई थीं। इसमें कुछ उदाहरण की बात कर लूँ। जहांगीर की माँ कछवा वंश की राजकुमारी थी, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। पहली बात।
अंबर की शासक की राज मतलब की पुत्री थी कौन? जहांगीर की माँ, जो कि कछवा वंश से रिलेटेड थी। उसके बाद शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। दो महिलाओं के बारे में आपको बताया। शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी, मारवाड़ से रिलेटेड थी। जहांगीर की माँ कछवा वंश से रिलेटेड थी, ठीक है ना, जो कि अंबर की राजपूत की पुत्री थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर मुगलों के साथ अन्य शासकों के भी संबंध थे तभी तो इन्होंने राजपूत के साथ विवाह किया था। वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जब मुगल शक्तिशाली हो गए, है ना, तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत एक इसका अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, किंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध करने वालों के बारे में उनकी सत्ता छीन ली गई थी। अभी उदाहरण आपको बताऊंगा मेवाड़ के शासकों के बारे में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको निष्कर्ष निकाल के बताता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लेना। देखो जैसे जैसे ये मुगल थे ना, ये बहुत शक्तिशाली हो गए और ये राज्यों को हड़पने लगे थे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और अनेक जो शक्तिशाली शासक अन्य शासक थे, उन्होंने इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। जैसे राजपूतों ने सत्ता को स्वीकार कर लिया था। राजपूतों ने अपनी जो पुत्रियां थी उनका विवाह मुगलों से कर दिया। इसके बदले में मुगल जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने उनको उच्च पद प्रदान कर दिए थे। कई लोगों ने इनका विरोध भी किया था। उन विरोध वाले लोगों के बारे में आप लोग जान लो। देखो सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए रख गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो यह लाइन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने मुगल की सत्ता स्वीकार नहीं की, इनकार कर दिया, लेकिन ये पराजित हो गए, हार गए, तो इनकी दोबारा वतन जागीर इनको वापस कर दिया गया था सिसोदिया राजपूत को। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूँ, शायद क्वेश्चन आया हो मेरे हिसाब से। हाँ ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिसोदिया राजपूत को दिया था। किसको? सिसोदिया राजपूत को दिया था। हूबहू क्वेश्चन 2000 जुलाई के पेपर में आया था, 2024 में, है ना। यहाँ पर वतन जागीर दे दिया, किसको? सिसोदिया राजपूत को दे दिया। दोस्तों बात करने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया करता है। आपको यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा जो महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर मनसब क्या था, मनसबदार क्या था और जागीरदार क्या था। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो, जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। आपको यहाँ पर कन्फर्म हो चुका होगा आखिर मनसबदार क्या होता था। मैं अपने सिंपल सरल शब्दों में आपको बता दूं कि जो मनसबदार था ना, मनसबदार सिंपल सा जो नौकरी करे, जो मुगल के दरबार में नौकरी करे, क्या करे? नौकरी करे या नौकरगिरी करे या नौकरशाही करे, है ना। नौकरी करने वाला व्यक्ति ही मनसबदार कहलाता था। मुगल दरबार में जो कोई बागान में काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई लड़ाई का काम करता है, कोई किसी को कैसा भी पद प्राप्त है, यही आपका मनसबदार था। आपको समझ में आ गया होगा। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह ही मनसबदार कहलाते थे। सबसे पहले मनसबदार कहाँ के थे? सबसे पहले मनसबदार सरदार या तुर्की के थे। पहले कहाँ के थे? तुर्की के थे, और बाद में इसमें नए नए और जुड़ते गए, जैसे ईरानी जुड़ते गए, फिर भारत के लोग भी, फिर मुसलमान भी, अफगान भी, राजपूत भी, मराठे भी। तो ये धीरे धीरे बाद में सम्मिलित होते गए।
पहले की मैं बात करूं, पहले कौन सम्मिलित था, तो सरदार तुर्क यानी कि तुरानी लोग शामिल थे। उसके बाद धीरे धीरे अन्य वर्ग के भी लोग शामिल हो गए। यही आपकी मनसबदार कहलाती है। आशा करता हूं मैंने आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है मनसबदार के बारे में। यानी कि जो नौकरी करें इन लोगों की, वही है मनसबदार। उसके बाद मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। वही मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई पद इनको दे दिया जाए। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है ना। तो तीन चीजें निर्धारित करते थे, पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किसकी संख्या पर? जात की संख्या पर निर्भर था। ठीक है ना। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जिसकी प्रतिष्ठा ज्यादा थी, जिसकी इज्जत ज्यादा थी, उसको ज्यादा वेतन मिलता था। सिंपल सा। तो यहाँ से ना भाई, यहाँ से जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ चुके होंगे, तो देखते हैं कहाँ पर हैं आपके क्वेश्चन। तो ये रहे आपके क्वेश्चन दोस्तों। देखो, तो पहली लाइन जो अभी आपको कराई, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी, मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे जब्द कहते हैं। जब्द अभी बाद में कराऊंगा, अभी आपको मैंने मनसबदार के बारे में बताया है। तो ये रहा मनसबदार से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। देखो, मनसब मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो पहला ए वाला कैसा दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जात कहा जाता था। ऊपर मैंने एनसीईआरटी में आपको क्या बताया? जात ही तो बताया था ना। यहाँ पर लिखा हुआ है जात की संख्या पर निर्भर था, है ना। किसकी? जात की संख्या पर निर्भर था। उतनी ही इज्जत थी जितनी, अगर इनकी इज्जत ज्यादा होगी तो उतना वेतन अधिक मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हो, अगर आप ये वाले पीवाईक्यू भी कर लेते हो, तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। इसी वर्ष का क्वेश्चन, यानी कि पिछले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 का, वह क्वेश्चन देखो, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिससे कोई पद मिलता था। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में यहाँ से आया करता है, वही सब मैंने आपको यहाँ पर बताने का दोस्तों प्रयास किया है। और आगे यहाँ पर बताया गया है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। उसके बाद मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते, जिसे जागीर कहते थे। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आखिर जागीर क्या थी। मैंने आपको क्या बताया था? मनसबदार के बारे में बताया था। मनसबदार जो कि नौकर कह लो, आप लोग इनको नौकर कह सकते हो, जो कि मुगल काल में ये नौकरियां किया करते थे, है ना। इनको वेतन कैसे मिलता था? वेतन इनको दोस्तों मिलता था राजस्व, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा किया करते थे भूमि के रूप में, है ना, लैंड के रूप में जो इनको टैक्स मिलता था, उसे ही ये लोग क्या कहते थे? जागीर के नाम से जाना करते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही थी। किसके समान थी? इक्ताओं के ही समान थी। परंतु एक शब्द आया है उसके बाद, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे, जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है ना। मुक्ति आपका एक अलग है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। तो इतना मैंने आपको बताया जो महत्वपूर्ण था। उसके बाद यहाँ पर और है एक जब्द। जब्द से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक दो,
और जमींदार। जमींदार आप लोग जानते हो, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था दोस्तों? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, यानी कि भूमि से जो उनको टैक्स मिलता था, यही मुख्य आधार था मुगल काल का। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। कितना? एक क्वेश्चन आया है कि मुगल साम्राज्य का जो आधार था, धन का आधार था, धन कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्व से प्राप्त होता था, किसान से उपज, है ना, भूमि वाला। समझ गए आप? अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व दिया करते थे। ठीक है ना? समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जमींदार आपने जान लिया। जमींदार उस व्यक्ति को कहा जाता था जो कर वसूलने का काम किया करता था, किसानों से कर वसूला करता था। ठीक है ना? उसको जमींदार के नाम से यहाँ पर जानते थे। ठीक है ना? एक और यहाँ पर एक टोडरमल है, उसके बारे में यहाँ पर देखो। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही दोस्तों जब्द कहा गया। अलग अलग सूची बनाई गई थी सभी फसलों के लिए, और राजस्व प्राप्त करने की इसी विधि को दोस्तों, या इस व्यवस्था को ही जब्द कहा गया था। जब्द का मतलब होगा जितनी भी फसल होंगी, फसलों की क्या बनाई जाएगी? लिस्ट बनाई जाएगी। फसल की क्या बनाई जाएगी? सूची बनाई जाएगी, अलग अलग बनाई जाएगी, और उनसे क्या किया जाएगा? राजस्व प्राप्त किया जाएगा। उसी को इसने जब्द व्यवस्था के नाम से जाना था। ठीक है ना? तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब्द व्यवस्था से। देखो, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती भी दी थी। ठीक है ना? और एक और यहाँ पर है दोस्तों, वो भी महत्वपूर्ण है, शायद लाइन छूट गई। देखो, जब्द व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे। हाँ जी, ये भी आप लोग समझ लो। ठीक है ना? हर पॉइंट को आप लोग समझ लो। मैंने जब्द के बारे में आपको बताया, क्या बताया? फसल के लिए अलग अलग सूची। ये भूमि का निरीक्षण से रिलेटेड थी, भूमि का निरीक्षण से रिलेटेड थी। जहाँ पर भूमि का निरीक्षण किया जाता था, वहीं पर जब्द व्यवस्था को लागू किया जाता था। देखो, ऐसा निरीक्षण गुजरात में हुआ और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। यहाँ पर हुआ ही नहीं, गुजरात में नहीं हुआ, ना ही बंगाल में हुआ। तो मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई थी, उसको क्या कहते हैं? जब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब्द व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको कराया, इसको कराया। उसके बाद और नीचे आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर। एक ये भी करा दूं, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? भूमि कर था, है ना? भूमि कर, लैंड टैक्स था, जो कि आय का मुख्य स्रोत था। तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है, उनको मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है ना? जिसमें मैं आपको कराऊंगा अकबरनामा और आईने अकबरी। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको कराऊंगा। उसके बाद अकबर की कुछ नीतियाँ हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा, है ना? और आपके यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गए हैं, इनको अलग से एक वीडियो में दोस्तों कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। और बाकी बचे क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको कर देना है, सर नेक्स्ट वीडियो। क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो लिखो, आप फटाक से लिखो, तो जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना है।